नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कुछ चुनाव के नतीजे ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं और इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा जबरदस्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर, किसान और पहलवान आंदोलन के बावजूद जबरदस्त जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई। बीजेपी ने सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया और बड़े आराम से बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की। और ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इस जीत के पीछे जमकर पसीने बहाए गए हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत की गई है, कमजोर सीटों की पहचान की गई है, रणनीति बनाई गई है कि कैसे जनता के दिलों में राज किया जाए। तो अब तक तो आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत की वजहों को जाना होगा, कांग्रेस के हार के कारणों को समझा होगा, मुद्दों पर बहस सुनी होगी। पर आज हम अपने शो में आपको हरियाणा में बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर कैसे और किस तरह से हरियाणा को जीतने के लिए बीजेपी ने लंबी प्लानिंग की और जीत के असली हीरो कौन है, कौन कौन से वो हैं बड़े चेहरे जिनकी मेहनत से हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरियाणा में बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, बकायदा कार्यकर्ताओं के आधार पर जो भाषण जो बाकी सब जगह पे आ रहा है कि एंटी जाट सेंटिमेंट्स की वजह से बीजेपी जीत गई, ये सारी बातें नहीं है। जुलाई से हरियाणा को कैसे जीता जाए उसकी तैयारी चल रही है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट लोकसभा चुनाव से पहले ही तय हो गया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है और इसलिए मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लाया गया, हटा दिया गया कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है। फिर लोगों ने वेट किया, लोकसभा के चुनाव का वोट्स आए, वोट की एनालिसिस हुई और तब भी इन लोगों को समझ में आ गया कि चुनाव हम जीत नहीं रहे हैं, चुनाव हम जीत नहीं रहे हैं। फिर एक मीटिंग होती है बिल्कुल रात में 10 बजे रात। कुछ लोग अशोका रोड में जो हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, पुराने वाले ऑफिस, उसमें मीटिंग चलती है। उसमें न प्रधानमंत्री होते हैं न अमित शाह होते हैं, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं उसको लेकर के वहां पे उनके इनपुट्स के साथ वहां पे बैठक हुई। कौन लोग थे उसमें? अरुण कुमार, ये कौन है? ये आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं। आप उसको अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो एक जनरल सेक्रेटरी हैं। बीएल संतोष साहब, ये भी संघ के प्रतिनिधि है, बीजेपी में रहते हैं, काम करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर। यहां बेसिक प्लानिंग हुई। तारीख 29 जुलाई और उस समय रियल टाइमलाइन तय किया गया और वहीं पे स्ट्रेटजी बनी कि आगे हमें क्या करना है। इस चुनाव में आपने 2-3 चीज आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 4 रैलियां की। पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि हम ये देखते थे कि जहां बीजेपी हार रही होती, प्रधानमंत्री पूरी ताकत लगा देते थे। हार जीत से उनको फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जिसको हार से प्रॉब्लम नहीं है। ये हारते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कमियों को दूर करने का काम करते हैं।
अमित शाह को भी आपने देखा कि वो उतना वहां नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे दिल्ली हो, बंगाल हो, बिहार हो, अमित शाह हर जगह नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के इक्वली रोड शोज और रैलियां होती हैं उनकी, यहां वो नहीं थे। तो जिम्मेदारी तय कर दी गई, पर्दे के पीछे से खेल हुआ है। खेल हुआ है, पर्दे के पीछे से, और असल काम वही हुआ है। आप कार्यकर्ताओं को टास्क दोगे, कार्यकर्ताओं को सही सही आप डायरेक्शन दोगे, तभी तो उस डायरेक्शन में काम करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 7 चेहरे, कई सारे लोग आप रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे, चेहरे भी नहीं आप पहचान पाएंगे। वो 7 चेहरे जो इस जीत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इन लोगों ने ही स्ट्रेटजी बनाई, इन लोगों ने ही संगठन को रिवैम्प किया, संगठन को इस्तेमाल किया, इन लोगों ने ही रिसोर्सेस तैयार की, इन लोगों ने ही नैरेटिव भी जनता तक वो लेकर के गए। और कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में रही कि आरएसएस और बीजेपी में झगड़ा हो गया है। एक केजरीवाल क्या कह रहा था, चिट्ठी लिख रहा था कि भाई बीजेपी और आरएसएस में झगड़ा हो गया है। ये ठीक उल्टा हुआ है। ये कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में अंधी हो गई, उसको दिखाई नहीं कि जमीन पे क्या चल रहा है। तो पहले 7 लोग जो इस पूरी जीत के, इसको कह सकते हैं कि क्रेडिट देने योग्य हैं, इन लोगों का काम भी बताऊंगा, क्या प्लान बना, कैसे क्या काम कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था। पहले 7 नाम समझ लीजिए। स्ट्रेटजी अमित शाह ने बनाई थी कि किस लीडर को क्या इस्तेमाल करना है, क्या एजेंडा हमारा होगा, क्या इशू होगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा। वहां नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता कि भाई हुड्डा को आपने दे दिया 72 सीट उसके नाम से, और हुड्डा जी जाकर राहुल जी को कह रहे हैं, प्रियंका जी को कह रहे हैं कि आप लोग के लिए भी 10 सीट आप लोग अपने से तय कर लो किसको किसको देना है। आपका कोई चहेता होगा, जैसे फोगाट को राहुल गांधी के कोटे से मिला है। यहां प्रधानमंत्री का भी कोटा नहीं होता, अमित शाह का भी कोटा नहीं होता। तो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट कौन है? अमित शाह। और ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के चुनाव में अमित शाह ने पर्दे के पीछे रह करके सारा काम किया। ही वॉज नॉट फ्रंट रनर। हर जगह रैलियां वो नहीं कर रहे थे। तो स्ट्रेटजी, मास्टर स्ट्रेटजी बनाने का काम अमित शाह जी का। फिर दूसरा, जिसको आप कह सकते हैं कि क्वाइट ऑपरेटर, जिसको न कोई जानता है, न मीडिया पहचानती है, न चेहरा जानता है, लेकिन वो बिल्कुल वही मेन मैग्नेट की तरह काम किया है, जिन्होंने संघ को गैल्वेनाइज करके बहुत शांति से, कोई बता रहा था कि 1600 छोटे बड़े मीटिंग संघ की तरफ से किए गए। 1600, कैन यू काउंट? कोई गांव बचा होगा क्या? कोई शहर कस्बा बचा होगा? 1600 आप छोटे छोटे मीटिंग्स कर रहे हो। मतलब मैसेज जो है बिल्कुल जमीन तक गया। वही सह सरकारवाह अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी ने चुपचाप, कोई मैं मीम देख रहा था, कुछ लोगों ने बनाया था कि एक साइकिल पे एक शख्स जो है वो खाकी पैंट और वाइट शर्ट पहन करके, उसका पीछे से वो जा रहा है, पीछे लिखा हुआ है आरएसएस, कि अपना काम किए और निकल गए। आपने देखा कि कोई अरुण कुमार जी आकर के मीडिया में कोई बातचीत कर रहे हैं? और आई एम डेड श्योर हमारे दर्शक उनके चेहरे को भी नहीं जानते होंगे। और इस जीत में अमित शाह से कम इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज्यादा ही है। स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी को बकायदा इन प्रैक्टिस उसको लागू करवाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। तीसरा नाम
धर्मेंद्र प्रधान, ये भाई साहब मैनेजर का काम इन्होंने किया। आपने कहीं देखा रैली करते हुए, भाषण देते हुए, बाइट देते हुए? कहीं धर्मेंद्र प्रधान को देखा? ऑफिस का विजुअल में वो आपको नजर आ जाएंगे, मोदी जी आए हुए हैं तो ये आए हुए हैं तो पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। फॉर गॉड सेक इज ए कैबिनेट मिनिस्टर। जी, उड़ीसा जीत का भी क्रेडिट इन्हें को हाँ बिल्कुल, ये मैनेजर थे। कहां किसको किस चीज की जरूरत है वो हमसे बोलो। संसाधन कैसे जुटाया जाएगा और किसको कितना पर्याप्त मात्रा में दिया जाए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे। ये सारा काम ये प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट है, सेनापति। जहां डिफिकल्ट टेरेन होता है वहां धर्मेंद्र प्रधान को उतार दिया जाता है। तो उड़ीसा का आदमी वहां जाकर के चुपचाप काम कर रहा है। कोई शौक नहीं है इनको कि शाम में 5 बजे बैठ जाएं टेबल लगा करके और मीडिया वालों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना जी, बीजेपी में ये नहीं होता। सारा काम इन्होंने जो है, कहां इनका काम चलता था, वो रिसोर्सेस क्या करना है, कहां आना है नहीं आना, वो व्यवस्था। 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 2 नेताओं में ईगो हो गया, खुद चल के जाकर के बातचीत करके शट आउट करने का काम। उम्मीदवार कहां क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल पैनी नजर उनकी पूरी। धर्मेंद्र प्रधान चलते हैं अपनी पूरी टीम के साथ चलते हैं, पूरी टीम के साथ चलते हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो उनकी टीम के साथ हर जगह नजर आते हैं। एक और नाम, ये बड़ा जाट जाट चल रहा था, जाट जाट चल रहा था। भाई बीजेपी का एक जाट लीडर अंदर अंदर खेल कर गया, आपको पता चला? नहीं पता चला। ये थे सतीश पुनिया। ये जाटों के जाट में आप देखिए, इतना जाट 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 हुआ, 53% वोट आया कांग्रेस पार्टी को। 47% कहां गया? 53% कांग्रेस पार्टी को मिला। सीएसडीएस का जो आंकड़ा बता रहा है, और ये पूरा जाट जाट के ऊपर ही केंद्रित हुए थे। तो ये 47% गया कहां? 33% आ गया इधर। ये फॉर्मर राजस्थान के चीफ हैं और राजस्थान से आ गए इधर। कच्चे रुको, हार रहे हैं हम लोग, अभी जरा जिताते हैं, है ना। तो धोनी की तरह घुसे अंदर और मैच को जो है जिता करके लेकर के गए। कंप्लीट विनर। इनका क्या काम था? जाट माइनस तमाम ओबीसी को जोड़ने का काम। इन्होंने वो पूरा खेल किया। अब एक और सारा प्लान हो गया, मैनेजर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन कोई एग्जीक्यूटर तो होगा, है ना। ऑफिस में आप देखेंगे बॉस ने प्लान बना दिया। कुछ लोग जो है, मैनेजर जो है वो ध्यान रखता है कि भाई कोई पंगा ना हो, कहीं झगड़ा ना हो, रिसोर्सेज की कमी नहीं हो। लेकिन कुछ तो काम करने वाला, सब कुछ पीछे चलने वाला कि भाई हाँ ये आदमी वहां पहुंचा, हाँ ये काम हो गया, ये चीज आ गया, वो चीज चला गया। आपको समझ में भी नहीं आएगा बहुत। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे त्रिपुरा के बिप्लब देव। ही वॉज एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर, कि वो जो है कि सारा जो प्लान बना हुआ है वो एग्जैक्ट हो रहा है, उसी तरह से नहीं जी। वो काम कभी आपने देखा सामने आते हुए? कांग्रेस को देखिए, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आ रहा है, यहां भाषण दे रहा है, सीएम की दावेदारी सीएम की दावेदारी ठोक रहे। वो आज तक वाले करवा रहे हैं, जो करवाते हो, जो चुनाव के दौरान जितना होता है। मैं जितने लोगों का मैंने नाम लिया, आपने देखा इन लोगों को मीडिया में? नहीं। यही फर्क है। यहां तो श्रीनेत्र जो है पहुंच जाती है भाषण देने के लिए, है सारे लोग पहुंच रहे हैं, हुडा भी पहुंच रहे हैं, बेटा भी पहुंच रहा है, बाप भी पहुंच रहा है, तमाम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के कि हम ही कर रहे हैं। आपने देखा बिप्लब देव को कहीं? फोटो दिखाए नहीं तो आपको याद नहीं होगा कि बिप्लब देव का चेहरा कैसा है। लेकिन ही वॉज एक्टिंग लाइक अ
एग्जीक्यूटर। अब एक और शख्स, न उसने रैली की, न प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न कुछ किया, सब कुछ, लेकिन 9.5 साल तक मुख्यमंत्री था हरियाणा का। हैं? वो बैठे बैठे ही खेल कर गए। 9 साल चीफ मिनिस्टर होने का मतलब है कि हर चप्पे चप्पे में उनका आदमी होगा। बाकी सब लोग अपना काम कर रहे, इनको भी अपना काम दिया हुआ था। ये घर में बैठे बैठे सारा काम इन्होंने किया। आपने देखा कहीं पोस्टर पे भी फोटो आया नहीं, खट्टर साहब का? कहीं नहीं। कहीं आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के बगल में खड़े हैं? अभी देखिए राहुल गांधी जहां जाते हैं 20 लोग स्टेज के ऊपर जो है मार कर लेते हैं कि भाई हम राहुल गांधी के बगल में नजर आए। मनोहर लाल खट्टर नेटवर्किंग सारा 9.5 साल ये रहे। और 7वें व्यक्ति, उनको तो बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए कि जिस पेशेंस, जिस कदर से ये बिल्कुल बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ, बिल्कुल सिर्फ मुस्कुराना इनका काम था। ये पेशेंस बहुत बड़ी बात है। जितने भी हमले हुए, जो भी कुछ हुआ, करंट चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी साहब ने बहुत ही, जो रोल उनको दिया गया उस रोल को उन्होंने निभाया। और इसलिए जीत जो है, सारा क्रिटिसिज्म भाई वो नहीं है, उसको उनको काम करने का ज्यादा मौका भी नहीं मिला। मौका मिले ना, होता क्या है कि काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्रिटिसिज्म तो रोज हो रहा था ना। ये कांग्रेस पार्टी वाले, कौन है ये सैनी, इसको तो चेहरा भी नहीं जानते, ये तो बोलने नहीं जानता, तो ये काम, इतने सारे क्रिटिसिज्म। लेकिन संघ में एक बात सिखाई जाती है सबको, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी विचारधारा के लिए और देश के लिए, अगर आपको गाली भी मिले ना, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करके चुपचाप चल देना चाहिए। इसलिए जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हारी है, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं, दंभ और अहंकार। जहां जाते हैं वहीं झगड़ा चालू कर देते हैं। टीवी डिबेट में जाएगा ये लोग तो बीजेपी वालों से कम, एंकर को गाली गलौज ज्यादा, ये दलाल वो दलाल, ऐसे वैसे। और ये सारा चुपचाप काम करने वाले लोगों की वजह से ये हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी ने जीत में तब्दील की है। यही 7 लोग, और मैं आपको कह रहा हूं, इस 7 में हमने प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी इज अ गाइडिंग लाइट। उन्होंने भी क्या किया, उनको जो कहा गया कि भाई साहब ये 4 रैलियां हैं, तो संगठन ने तय किया तो वही वो काम करेंगे। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल पावर। जब आपके लोग संगठन के नियमावली से बंधे हुए रहेंगे, लीडर्स, तो कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं जाएगा। और इसलिए जीत भारतीय जनता पार्टी की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी की है। इसके साथ ही बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी तक कोई भी पार्टी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाई है। ये जीत साफ साफ ये संदेश दे रहा है कि मुद्दे जैसे भी हो, माहौल जैसा भी हो, सत्ता विरोधी लहर ही क्यों ना होगा, अगर लक्ष्य अडिग रहे, सच्ची मेहनत की जाए, रणनीति साफ हो, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इस जीत से बीजेपी गदगद है, कांग्रेस परेशान है और शपथ ग्रहण की भी तैयारियां शुरू हो गई है। हरियाणा बीजेपी दल की बैठक 16 अक्टूबर को होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नायब सैनी को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाना तय है और 17 अक्टूबर को शपथ की भी खबर है। तो बीजेपी की इस जबरदस्त जीत पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.